पढ़ाई और भी मज़ेदार हो जाए जब खुद अवस्थी सर पढ़ाएं। उनसे जुड़ने के लिए उनके चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं उनके लेक्चर्स को सबसे पहले देखने के लिए। हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द नेक्स्ट लेक्चर। आज के लेक्चर में बच्चों वी आर गोइंग टू कवर वेक्टर। द टॉपिक विल बी कवर्ड एज पर द रिवाइज्ड सीबीएसई करिकुलम। Vector is a mandatory topic for CBSE students and for ISC students it is an optional topic. It is in section B. आपके लिए section B और section C optional होता है. In today's lecture we'll be covering vector in one shot. सबसे पहले हम सभी concepts पढ़ेंगे summarized way में along with all the related formulas. उसके बाद हम strictly वो questions करेंगे जो आपके board exams में आते हैं. तो let us begin. सबसे पहले एज आई ऑलवेज से इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड द फिजिकल सिग्निफिकेंस ऑफ अ पर्टिकुलर टॉपिक। तो वेक्टर बच्चों क्या है? वेक्टर पढ़ने से पहले हमें स्केलर जानना बहुत जरूरी है। नेचर में कुछ ऐसी फिजिकल क्वांटिटीज हैं जिनको डिफाइन करने के लिए सिर्फ उनका मैग्नीट्यूड होना जरूरी है, जैसे वर्क, पावर, एनर्जी, टेम्परेचर एटसेट्रा। ये सब वो फिजिकल क्वांटिटी है जहां पर सिर्फ मैग्नीट्यूड इंपॉर्टेंट है। आपसे कभी यह नहीं पूछा जाएगा कि 2 जूल ऑफ एनर्जी इज देयर इन नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन। नहीं, यहां पर एनर्जी, वर्क, पावर, पोटेंशियल, इन सबको डिफाइन करने के लिए, इन सबको एक्सप्रेस करने के लिए डायरेक्शन इज नॉट इंपॉर्टेंट। ऑन द कॉन्ट्रेरी कुछ ऐसी फिजिकल क्वांटिटीज भी हैं जिनको डिफाइन करने के लिए डायरेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे फोर्स। अगर मैं आपसे बोलूं कि किसी बॉडी पर 5 न्यूटन का फोर्स लग रहा है, मैंने एक बॉडी बनाई और मैंने आपसे कहा कि 5 न्यूटन का फोर्स लग रहा है और मैं आपको डायरेक्शन ना बताऊं, तो कॉन्सिक्वेंसेस अलग अलग हो सकते हैं। एक्सेलरेशन, मैं अपने घर से निकलूं और मुझे अपने कॉलेज जाना है, तो जरूरी नहीं है मैं किसी भी डायरेक्शन में चलूं तो मैं अपने कॉलेज पहुंच जाऊं। दैट मीन्स अगर मुझे वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, फोर्स ये सब डिफाइन करने हैं तो मुझे डायरेक्शन भी बताना पड़ेगा। तो वो सभी फिजिकल क्वांटिटीज जहां पर मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों इक्वली इंपॉर्टेंट हैं, उनको बोलते हैं बच्चों वेक्टर क्वांटिटी। अलॉन्ग विद द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स मिस कर देते हैं, दैट इज अ वेक्टर क्वांटिटी शुड 100% फॉलो वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन। अगर आपकी क्वांटिटी के पास मैग्नीट्यूड है, डायरेक्शन है, लेकिन वो वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन को फॉलो नहीं कर रही, तो वो वेक्टर क्वांटिटी नहीं है। बहुत ही पॉपुलर एग्जांपल है करंट का। जब कभी भी हम सर्किट में करंट बनाते हैं तो डायरेक्शन दिखाते हैं, बट करंट इज नॉट अ वेक्टर क्वांटिटी। ऐसी क्वांटिटीज जिनके पास मैग्नीट्यूड भी है, डायरेक्शन भी है, लेकिन वो वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन को फॉलो नहीं कर रहे हैं, ऑन द कॉन्ट्ररी वो एल्जेब्रिक लॉ ऑफ एडिशन को फॉलो कर रहे हैं, तो ऐसी क्वांटिटीज को हम बोलते हैं टेंसर क्वांटिटीज। बहुत से लोगों के लिए ये वर्ड नया होगा क्योंकि अभी तक आपने केवल स्केलर और वेक्टर सुना है, टेंसर बहुत से लोगों ने नहीं सुना होगा 10+2 में। बट मेक श्योर कि आपको इसके बारे में भी पता हो। जरूरी नहीं है कि अगर क्वांटिटी के पास मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन है तो वो वेक्टर ही होगी। मैग्नीट्यूड, डायरेक्शन होने के साथ साथ वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन को फॉलो करना भी बच्चों इक्वली इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। चलो अब देखते हैं टाइप्स ऑफ वेक्टर। टाइप्स ऑफ वेक्टर्स में बेसिकली हमें जो पढ़ना है 10+2 में वो है जीरो वेक्टर। जीरो वेक्टर का मतलब क्या हुआ? मेरा वेक्टर वो क्वांटिटी है जिसके पास मैग्नीट्यूड भी है, डायरेक्शन भी है। अगर मैं बोल रहा हूं वेक्टर जीरो है तो इसका मतलब 100% उसका मैग्नीट्यूड ही जीरो होगा। भाई डायरेक्शन तो जीरो नहीं हो सकता। अगर वेक्टर एग्जिस्ट कर रहा है तो डायरेक्शन की तो बात होगी ही होगी। तो जीरो वेक्टर वो है जिसकी वैल्यू जीरो होगी। दूसरा बच्चों होता है unit vector. Now this is very important for your board examinations. The most important vector that you have to study is unit vector. अब जैसे कि नाम से पता चल रहा है यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर का मतलब हुआ बच्चों कि ऐसा वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड इज 1, मैग्नीट्यूड इज यूनिटी। तो वेक्टर क्वांटिटी वो क्वांटिटी है जो मुझे मैग्नीट्यूड भी बताती है और डायरेक्शन भी बताती है। अगर मैं आपसे कह रहा हूं एक ऐसा वेक्टर है जिसका मैग्नीट्यूड 1 है तो 100% वो वेक्टर मुझे डायरेक्शन बता रहा होगा। तो आपको बोर्ड में एग्जाम्स में अगर क्वेश्चन मिलते हैं फाइंड अ वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ द गिवन वेक्टर, तो आपको कुछ नहीं करना है, उस वेक्टर का यूनिट वेक्टर निकाल लेना है और उसको उसके मैग्नीट्यूड से मल्टीप्लाई कर देना है। ध्यान रखेंगे सबसे इंपॉर्टेंट चीज है यूनिट वेक्टर। अगर किसी भी क्वेश्चन में आपको यूनिट वेक्टर निकालने के लिए दे रहा है तो आपको सीधे उसका मैग्नीट्यूड को 1 पुट करना है, या किसी वेक्टर के अलोंग आपको यूनिट वेक्टर निकालने के लिए दे रहा है। अब यूनिट वेक्टर का फॉर्मूला समझने के लिए सबसे पहले वेक्टर का
रिप्रेजेंटेशन जानना बहुत जरूरी है। सबसे पहली चीज, बुक्स में वेक्टर को या तो बोल्ड में लिखा होगा या वेक्टर के ऊपर एरो लगा होगा, ये दोनों हैं वेक्टर के रिप्रेजेंटेशन। और ग्राफिकली मैं वेक्टर को ऐसे लिखता हूं, दिस इज कॉल्ड द हेड ऑफ द वेक्टर and this is called the tail of the vector. The head of the vector will always tell you the direction of the vector. The head of the vector will always tell you the direction of the vector. Make it a very clear point कि head हमेशा वेक्टर का डायरेक्शन पॉइंट करेगा, ठीक है ना। अब बात करते हैं यूनिट वेक्टर की। अगर मैंने अपना मेन वेक्टर ए से लिखा है तो मैं यूनिट वेक्टर को बच्चों ए कैप लिखूंगा, ए कैप। सिंपल लैंग्वेज में आप कह सकते हो यूनिट वेक्टर पूरी वेक्टर फैमिली का सबसे छोटा बच्चा है, तो सबसे छोटा बच्चा है तो उसके ऊपर मैंने बर्थडे कैप लगा दिया है। तो ए कैप इज द रिप्रेजेंटेशन ऑफ यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर को लिखता कैसे हूं, यूनिट वेक्टर इज गिवन एज वेक्टर ए डिवाइडेड बाई मॉड ए। दिस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला फॉर क्लास 11th, क्लास 12th फिजिक्स एंड मैथ्स एज वेल, ठीक। दिस मॉड ए इज कॉल्ड द मैग्नीट्यूड ऑफ द वेक्टर, मैग्नीट्यूड ऑफ द वेक्टर। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है बच्चों कि हम वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालना सीखें। तो अभी एक वेक्टर मैं लिख रहा हूं, फॉर एग्जांपल मैंने आपसे कहा वेक्टर ए की वैल्यू है a1 i कैप प्लस a2 j कैप प्लस a3 k कैप, ठीक है ना। अभी आप लेक्चर के आगे के पार्ट में समझ जाओगे कि आई जे कैप क्या है। अभी के लिए सिर्फ मैग्नीट्यूड देखना जरूरी है। तो मैग्नीट्यूड ऑफ ए विल बी अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस दिस विल बी अंडर रूट a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस a3 स्क्वायर। मुझे सिंपली आई जे के या एक्स वाई जी जो भी आपको दिया हुआ है उसके कोफिशिएंट्स का स्क्वायर करके बच्चों ऐड कर देना है एंड आई विल गेट द यूनिट वेक्टर। फाइन, दिस I will get the magnitude and from magnitude I can find the value of the unit vector. Fine. तो unit vector is a very very important concept for vector analysis. Next हमारा होता है बच्चों को-इनिशियल वेक्टर। को-इनिशियल वेक्टर जैसा कि नाम ही से पता चल रहा है, को-इनिशियल वेक्टर का मतलब हुआ द सेट ऑफ वेक्टर्स जिनका स्टार्टिंग पॉइंट एक हो। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं बोलूं ये मेरे पास 3 वेक्टर हैं ए बी एंड सी, वेक्टर ए वेक्टर बी एंड वेक्टर सी। आप यहां पर क्या देख रहे हो, सभी वेक्टर्स का स्टार्टिंग पॉइंट ओ इज कॉमन, सो दीज पेयर फॉर्म अ सेट ऑफ को इनिशियल वेक्टर, ठीक है ना। द नेक्स्ट कैटेगरी ऑफ वेक्टर्स इज पैरेलल और कोलीनियर वेक्टर। नाउ कोलीनियर वेक्टर में बहुत से लोगों को कंफ्यूजन रहता है जब आप क्वेश्चन करते हो, स्पेशली 1 और 2 मार्क्स के क्वेश्चन में कोलिनियरिटी कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। तो दो वेक्टर पैरेलल या कोलिनियर कब होंगे, सीधा फंडा समझ लो। मान लिया मैंने 2 वेक्टर लिए ए और बी, ठीक। इफ वेक्टर ए इज सम मल्टीपल ऑफ वेक्टर बी देन आई विल से दैट ए एंड बी आर पैरेलल और कोलिनियर। देखिए ये ए इज इक्वल टू लेमडा बी, दिस लेमडा इज वेरी इंपॉर्टेंट। ये डिसाइड करेगा कि मेरा वेक्टर पैरेलल है या कोलिनियर है या नहीं है। अब लेमडा का इंपॉर्टेंस समझो। फॉर एग्जांपल मैंने आपसे कहा, देखो फिजिकल डिकोडिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। मैंने कहा ये वेक्टर ए है, ठीक। अब वेक्टर बी जरूरी तो नहीं है कि इसी के ऊपर हो, यह भी तो हो सकता है कि वेक्टर बी यहां है, यह भी तो हो सकता है कि वेक्टर बी यहां है, ठीक। तो ये जो लेमडा पैरामीटर है ये मुझे रिलेट कर रहा है एक न्यूमेरिकल वैल्यू से टू वेक्टर ए। लेमडा विल ऑलवेज हैव अ न्यूमेरिकल वैल्यू, दिस न्यूमेरिकल वैल्यू कैन आइदर बी पॉजिटिव और नेगेटिव। तो देखो जब कभी भी लेमडा पॉजिटिव होगा तो मैं बोलूंगा ए एंड बी आर पैरेलल। ध्यान रखेंगे, अगर कभी भी लेमडा पॉजिटिव है तो वेक्टर ए इज पैरेलल टू वेक्टर बी। अगर लेमडा नेगेटिव है तो ए इज एंटी पैरेलल टू बी, ठीक है ना। क्लियर है। अच्छा, पैरेलल और एंटी पैरेलल का मतलब है डायरेक्शन से। अगर वेक्टर ए ऐसा है और वेक्टर बी ऐसा है तो हैं तो पैरेलल, दोनों के बीच का एंगल तो 0 है बट डायरेक्शन ऑपोजिट है। तो लेमडा की वैल्यू डिसाइड करेगी कि मेरा वेक्टर पैरेलल है या एंटी पैरेलल है। और साथ ही कोलिनियरिटी के बहुत सारे 1 या 2 मार्क्स के क्वेश्चंस बनते हैं जहां पर लेमडा बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट। तो इफ 2 वेक्टर्स ए एंड बी आर कोलिनियर देन दे विल 100% बी रिलेटेड एज ए इज इक्वल टू लेमडा बी। मेक इट अ नोट,
कोलिनियरिटी के लिए a इज इक्वल टू लैम्डा बी इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है ना। अब लैम्डा पॉजिटिव भी हो सकता है और लैम्डा नेगेटिव भी हो सकता है, इट हार्डली मैटर्स। चलो अब कुछ और इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज देखते हैं। मान लेता हूं मैं दो वेक्टर लिखता हूं, वेक्टर ए इज a1 i कैप प्लस a2 j कैप प्लस a3 k कैप। लाइकवाइज वेक्टर बी इज b1 i कैप प्लस b2 j कैप प्लस b3 k कैप। अब यहां पर क्वेश्चन आता है इक्वालिटी ऑफ टू वेक्टर्स, इक्वालिटी ऑफ टू वेक्टर्स। तो दो वेक्टर बच्चों तभी इक्वल होंगे जब मॉड ऑफ ए और मॉड ऑफ बी बराबर है। ऑब्वियसली ये तो होना ही चाहिए, साथ ही साथ उनके इंडिविजुअल कोफिशिएंट्स भी बराबर होने चाहिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, सीबीएसई में 1 मार्क का क्वेश्चन इस पर कई बार पूछा जा चुका है। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं आपसे कहूं एक वेक्टर है 2i प्लस जे और दूसरा वेक्टर है i प्लस 2j। तो यहां पर अगर आप मॉड ऑफ ए निकालोगे तो वो आएगा √5 अंडर √4 प्लस 1। मॉड ऑफ बी निकालोगे तो वो भी आएगा अंडर √5। तो दोनों वेक्टर के मॉड तो बराबर हैं, लेकिन मैं ये नहीं कह सकता कि वेक्टर ए और वेक्टर बी बराबर है। रीजन क्या है, यहां पर i का कोफिशिएंट 2 है, यहां पर i का कोफिशिएंट 1 है एंड 2 इज नॉट एट ऑल इक्वल टू 1। सो यहां पर एक इंपॉर्टेंट कैच है, जहां पर आपसे गलती होती है तो मेक श्योर यहां पर आप गलती नहीं करोगे, ठीक है ना। अगर मुझे इक्वालिटी की बात करनी है तो मैं ऐसे ही करूंगा, इंडिविजुअल कंपोनेंट्स को भी चेक करूंगा। अब यहीं पर देख लीजिए, अगर मुझे निकालना है वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी, तो वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी होगा, इंडिविजुअल कंपोनेंट्स को ऐड कर देंगे, ठीक है ना। अभी मैं आपको एडिशन सब्ट्रैक्शन सब अलग से भी बताऊंगा। दिस इज a2 प्लस b2 इंटू जे कैप प्लस a3 प्लस b3 इंटू के कैप। ऐसे ही अगर मुझे सब्ट्रैक्शन करना है, अगर मेरा यहां पर सब्ट्रैक्शन है तो यहां पर जहां जहां प्लस था बच्चों वहां पर माइनस आ जाएगा। तीसरी एक और चीज है, अगर मैं आपसे बोलूं कि किसी वेक्टर को मैं किसी स्केलर से मल्टीप्लाई कर रहा हूं, मैं आपसे बोलूं दिस इज वेक्टर ए एंड आई एम डूइंग लेमडा इंटू ए, मैं इस वेक्टर को बहुत ध्यान से इसको नोट करते चलेंगे। अगर मैं वेक्टर ए को लेमडा से मल्टीप्लाई कर दूं तो ध्यान रखिएगा हर इंडिविजुअल कंपोनेंट लेमडा से मल्टीप्लाई होगा। लेमडा ए का मतलब लेमडा a1 इंटू आई कैप प्लस लेमडा a2 इंटू जे कैप प्लस लेमडा a3 इंटू के कैप। अब देखिए ये बहुत छोटी छोटी चीजें हैं, बट जब एक नंबर का क्वेश्चन आ जाता है तो आपके अंदर कंफ्यूजन आ जाता है कि भाई मान लीजिए मुझे एक वेक्टर 7 दिया है, एक वेक्टर ए दिया है और मुझे 7a निकालना है, तो आप सोचते हो कि 7 से किसको मल्टीप्लाई करना है, तो बच्चों 7 से सबको मल्टीप्लाई करना है। फाइन, चलो नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं, कैसे हम किसी वेक्टर को के कंपोनेंट्स निकाल सकते हैं। तो देखिए कंपोनेंट्स ऑफ अ वेक्टर, कंपोनेंट्स ऑफ अ वेक्टर, मान लेता हूं एक वेक्टर है, हम ये लेक्चर स्ट्रिक्टली बोर्ड एग्जाम्स के हिसाब से डिस्कस कर रहे हैं, तो हम वो सभी चीजें डिस्कस कर रहे हैं जिससे आपका फायदा होगा। यहां पर कोई नॉलेज या ज्ञान वाली बात नहीं है, सिर्फ आपको स्कोर कराना है। दिस इज अ वेक्टर ए, this is x axis, this is y axis and the vector a is making an angle theta with the x axis। तो वेक्टर will have two components, दो कंपोनेंट होंगे बच्चों, एक होगा हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ax, इसको बोलूंगा a cos थीटा, इसको ध्यान रखेंगे। एक होगा बच्चों वर्टिकल कंपोनेंट, इसको बोलूंगा ay विल बी a sin थीटा। तो किसी भी वेक्टर के मैं दो कंपोनेंट निकाल सकता हूं, एक हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट और एक वर्टिकल कंपोनेंट। हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट विल बी a cos थीटा, वर्टिकल कंपोनेंट विल बी a sin थीटा। क्लियर है ना। चलो अब हम लोग देखते हैं हाउ कैन वी डिफाइन अ पोजीशन वेक्टर। चलिए बच्चों, पैरेललोग्राम और ट्रायंगल लॉ इज इंपॉर्टेंट बिफोर स्टडिंग दी पोजीशन वेक्टर। तो सबसे पहले हम एडिशन ऑफ वेक्टर्स देख लेते हैं। देखिए किन्हीं भी दो वेक्टर्स को मैं दो रूल से ऐड कर सकता हूं। एडिशन को मैं सम भी कह सकता हूं या मैं इनको रिजल्टेंट भी कह सकता हूं। ये तीनों ही नॉमेनक्लेचर हैं, इनमें से कुछ भी अगर मुझे निकालना है तो मैं इन्हीं दोनों में से कोई लॉ यूज करूंगा। तो सबसे पहले डिस्कस करते हैं ट्रायंगल लॉ। ट्रायंगल लॉ कहता है इफ आई टेक टू वेक्टर्स दैट आर बीइंग रिप्रेजेंटेड बाय टू एडजेसेंट साइड्स, ठीक है ना, एडजेसेंट साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल टेकन इन द ऑर्डर, मतलब एक ही ऑर्डर में अगर मैं दो वेक्टर्स को किसी ट्रायंगल की दो एडजेसेंट साइड से रिप्रेजेंट कर रहा हूं, तो जो तीसरी साइड होगी इन द ऑपोजिट ऑर्डर, जो तीसरी साइड होगी इन द ऑपोजिट ऑर्डर,
that will represent the sum of the two vectors या resultant of the two vectors। ध्यान रखना है resultant opposite order में आएगा और बाकी दोनों वेक्टर एडजेसेंट साइड से रिप्रेजेंट होने चाहिए इन द सेम ऑर्डर। ऑर्डर इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है ना। ऐसे ही अगर मैं पैरेललोग्राम लॉ की बात करूं तो मेरा रूल कहता है इफ टू वेक्टर्स आर रिप्रेजेंटेड बाय टू साइड्स ऑफ अ पैरेललोग्राम। कैसी साइड्स? ये अगर मैंने मान लिया वेक्टर ए है, ये मेरा वेक्टर बी है, तो दिस हैज टू बी को इनिशियल वेक्टर। ये को इनिशियल पॉइंट होना चाहिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। को इनिशियलिटी इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो रूल कह रहा है कि अगर दो वेक्टर्स को मैं किसी पैरेललोग्राम की एडजेसेंट साइड से रिप्रेजेंट करूंगा तो उन दोनों साइड्स को इंक्लूड करने वाला जो डायगोनल आएगा, उन दोनों साइड्स को इंक्लूड करने वाला जो डायगोनल बनेगा, that will give me the resultant of the two vectors। this is important, very very important, ठीक है ना। आपने 11th फिजिक्स में भी ये किया होगा, बट आई एम नॉट ड्वेलिंग इनटू दैट पर्टिकुलर पार्ट। अभी हम स्ट्रिक्टली अपने बोर्ड एग्जाम पे फोकस कर रहे हैं, क्लियर है ना। अगर दो वेक्टर्स किसी पैरेललोग्राम की एडजेसेंट साइड्स, एडजेसेंट मतलब जुड़ी हुई ऐसी साइड्स, ऐसे रिप्रेजेंट हो रहा है, तो इंक्लूडिंग साइड का जो डायगोनल होगा दैट विल टेल मी द रिजल्टेंट। अगर मैं रिजल्टेंट के फॉर्मूले की बात करूं तो आर स्क्वायर इज गिवन एज ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा, वेयर थीटा इज द एंगल बिटवीन द टू वेक्टर्स। ये ध्यान रखेंगे, वेयर थीटा इज द एंगल बिटवीन द टू वेक्टर्स। दोनों वेक्टर के बीच का एंगल थीटा है। चाहे मैं ट्रायंगल लॉ यूज करूं, चाहे मैं पैरेललोग्राम यूज करूं, मेरा रिजल्टेंट का एक्सप्रेशन ये ऐसे ही आना है। अब यहीं पर अगर मैं आपसे बोल दूं कि वेक्टर ए एंड वेक्टर बी आर परपेंडिकुलर, अगर दोनों परपेंडिकुलर हैं तो थीटा 90 डिग्री हो गया। थीटा 90 डिग्री का मतलब कॉस थीटा मेरा 0 हो गया, ठीक है ना। अगर मेरा कॉस थीटा 0 हो गया तो आर आ गया बच्चों ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। मतलब अगर ये वेक्टर ए है, ये वेक्टर बी है, तो ये मेरा रिजल्टेंट हुआ, ठीक है। ये बिल्कुल वैसे ही है जैसे पाइथागोरस थ्योरम है। अगर मैं आपसे बोल दूं कि ए इज पैरेलल टू बी, ए इज पैरेलल टू बी का मतलब थीटा हो गया 0, ठीक है ना। cos 0 इज 1, तो आर स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ठीक है ना। तो दिस विल गिव मी आर इज इक्वल टू ए प्लस बी। अगर मैं बोलूं ए एंड बी आर एंटी पैरेलल, अगर ए और बी एंटी पैरेलल है मतलब थीटा इज 180 डिग्री, तो cos 180 इज -1, तो यहां पे मुझे मिल जाएगा आर इज ए माइनस बी, क्लियर है ना। तो दिस इज हाउ आई परफॉर्म द एडिशन ऑफ द टू वेक्टर्स बाय यूजिंग आइदर द ट्रायंगल लॉ और द पैरेललोग्राम। अब यहां पर बच्चों एडिशन ऑफ द वेक्टर फॉलोज फ्यू प्रॉपर्टीज एज वेल, कम्यूटेटिव, एसोसिएटिव, तो हम उस पर नहीं जा रहे हैं। यू विल हार्डली गेट अ क्वेश्चन ऑन दैट पर्टिकुलर पार्ट। हम केवल स्ट्रिक्टली उस पर फोकस कर रहे हैं जिस पर आपको क्वेश्चन मिलेगा। जैसे हम एडिशन करते हैं बिल्कुल वैसे ही हम सब्ट्रैक्शन भी परफॉर्म करते हैं। देखिए सब्ट्रैक्शन का रूल समझ लीजिए। अगर मुझे वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी करना है तो मैं इसको लिख सकता हूं वेक्टर ए प्लस माइनस ऑफ वेक्टर बी। मान लीजिए आपको समझाने के लिए मैं बता दूं, एक वेक्टर ए ऐसा है और एक वेक्टर बी ऐसा है और मुझे परफॉर्म करना है ए माइनस बी, ठीक है। तो मैं क्या कर सकता हूं, वेक्टर ए प्लस माइनस ऑफ वेक्टर बी। तो मैं क्या करूं, सबसे पहले वेक्टर ए बना लूं, ठीक। अब मैं माइनस ऑफ वेक्टर बी बना लूं। तो अगर बच्चों वेक्टर बी मेरा ऐसा है, अगर ये मेरा वेक्टर बी है, इफ दिस इज वेक्टर बी, तो मेरा वेक्टर माइनस बी कैसा होगा, मेरा वेक्टर माइनस बी होगा ऐसा, दिस विल बी माइनस बी। अब मुझे क्या करना है, ए और माइनस बी को ऐड करना है। तो मेरा रूल कहता है आई कैन लीनियरली ट्रांसलेट वेक्टर एट एनी पॉइंट। तो कैसे करूंगा, दिस इज ए, दिस हैपेंस टू बी माई माइनस बी, दिस हैपेंस टू बी माइनस बी, और अगेन आई विल परफॉर्म दी ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन। तो सब्सट्रैक्शन इज नॉट अ डिफरेंट कॉन्सेप्ट, बेसिकली सब्सट्रैक्शन इज नथिंग बट दी मैनिपुलेशन ऑफ द वेक्टर एडिशन। फाइन, चलिए अब देखते हैं सबसे इंपॉर्टेंट चीज, पोजीशन वेक्टर। पोजीशन वेक्टर, ठीक है ना, पोजीशन वेक्टर। तो देखिए बहुत ध्यान से समझिए, पोजीशन वेक्टर का मतलब हुआ किसी भी वेक्टर का डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन। अगर मैं किसी भी वेक्टर का डिस्टेंस निकाल रहा हूं फ्रॉम द ओरिजिन तो मैं उसे पोजीशन वेक्टर बोलता हूं। अब निकालूं कैसे, मान लीजिए सबसे पहले पोजीशन वेक्टर समझने के लिए मैं कोऑर्डिनेट बना लेता हूं। ये मैंने बना लिया, दिस इज एक्स, दिस इज
वाई। ठीक, अब मैंने दिस इज वेक्टर ए एंड दिस इज माई वेक्टर बी। ठीक, अब ये मेरा ओरिजिन है ओ ए इज द डिस्टेंस ऑफ पॉइंट ए फ्रॉम ओरिजिन एंड ओ बी इज द डिस्टेंस ऑफ पॉइंट बी फ्रॉम ओरिजिन। तो दीज ओ ए एंड ओ बी आर द पोजिशन वेक्टर्स ऑफ ए एंड बी। अब यहां पर देखिए ये पढ़ना क्यों इंपॉर्टेंट है। मान लीजिए मैं आपसे कहूं कि मैं ए के कोऑर्डिनेट्स आपको दे दूं x1 y1 z1 एंड बी के कोऑर्डिनेट्स दे दूं आपको x2 y2 z2 और मैं आपसे बोलूं फाइंड ए बी। तो अब ए बी कैसे निकालेंगे, ध्यान से देखिए। आपको निकालना है ए बी। अगर मैं इसको ज्वाइन कर दूं बच्चों ऐसे, तो ए बी टेकन इन ऑर्डर विल बी दिस वे। अगर मुझे ए बी निकालना है तो अगर मैं वेक्टर के फॉर्म में पढ़ूं तो डायरेक्शन वाइज दिस हैज टू बी ए बी। अब जरा ट्रायंगल ओ ए बी पर ध्यान दीजिए। ट्रायंगल ओ ए बी पे क्या मैं लिख सकता हूं कि ओ ए प्लस ए बी दिस इज इक्वल टू ओ बी। कैसे? बिकॉज ऑफ ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन। यहां से अगर मैं ए बी की बात करूं तो ए बी क्या है, ए बी इज ओ बी माइनस ओ ए। अच्छा, ओ बी क्या है, ओ बी इज पोजीशन वेक्टर ऑफ बी माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ ए। ओ ए क्या है, पोजीशन वेक्टर ऑफ ए। तो अगर मुझे वेक्टर ए बी निकालना है तो मुझे कुछ नहीं करना, मुझे सीधे पोजीशन वेक्टर ऑफ बी माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ ए ऐसे निकालना है। ये बहुत से क्वेश्चंस में यूज होने वाला है बच्चों, इसीलिए इसको अलग से बता रहा हूं। पोजीशन वेक्टर मुझे बहुत जगह निकालना पड़ेगा। फॉर एग्जांपल अगर मैं आपसे बोल दूं कि आपको दो वेक्टर दिए हुए हैं, वेक्टर ए है फॉर एग्जांपल ए, वेक्टर ए है 2i प्लस 3j प्लस 4k और वेक्टर बी है बच्चों i प्लस j प्लस k और मैं आपसे कहूं फाइंड ए बी, तो ए बी विल बी पोजीशन वेक्टर ऑफ बी माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ ए। ठीक है ना, तो मैं ए का पोजीशन वेक्टर निकालूंगा और बी का पोजीशन वेक्टर निकालूंगा और वहां से ए और बी की वैल्यू निकाल लूंगा। ये पोजीशन वेक्टर्स की वैल्यू दी हुई है। ठीक है ना, तो ये इस्तेमाल होगा बहुत सारे क्वेश्चंस में। फाइन, चलिए अब एक चीज और, बहुत देर से हम लोग यूनिट वेक्टर पढ़ चुके, एक इंपॉर्टेंट चीज स्किप हो गई थी, यहां पर समझ लीजिए। मैंने आपको बताया था यूनिट वेक्टर आपको सिर्फ डायरेक्शन देता है। तो अगर मैं कोऑर्डिनेट्स की बात करूं, फॉर एग्जांपल मैंने आपसे कहा दिस इज एक्स एक्सिस, दिस इज वाई एक्सिस, दिस इज जेड एक्सिस या जी एक्सिस। तो एक्स एक्सिस के अलोंग जो यूनिट वेक्टर होता है उसको मैं आई से लिखता हूं, वाई एक्सिस के अलोंग जो यूनिट वेक्टर होता है उसको जे से लिखता हूं और z एक्सिस के अलोंग जो यूनिट वेक्टर होता है उसको k से लिखता हूं। अब देखो यूनिट वेक्टर का फायदा क्या है, मैं आपसे बोलूं अ कार इज मूविंग अलोंग x एक्सिस एट ए वेलोसिटी ऑफ 25 मीटर पर सेकेंड। ये मैंने एक स्टेटमेंट लिखा। देखो यूनिट वेक्टर का कमाल क्या है, फायदा क्या है, यूटिलिटी क्या है। मैंने आपसे लिखा कार इज मूविंग अलोंग एक्स एक्सिस एट अ वेलोसिटी ऑफ 25 मीटर पर सेकेंड, या मैंने सीधे आपसे कह दिया द वेलोसिटी ऑफ अ कार इज 25 आई कैप। अब देखो कितना इंपॉर्टेंस है यूनिट वेक्टर का। अगर आपको वेक्टर मालूम है तो आप आई कैप देखते ही समझ जाओगे कि कार की वेलोसिटी 25 यूनिट्स है, किधर, टुवर्ड्स दी एक्स एक्सिस। तो आप देख रहे हो पूरा स्टेटमेंट लिखने से अच्छा मैंने सीधे यूनिट वेक्टर में लिख दिया। क्लियर है ना, तो ये यूनिट वेक्टर की इंपॉर्टेंस है। मैं आपसे कहता हूं कि अगर वेक्टर ए लिखा है 2i प्लस 3j तो मैं वेक्टर ए तक कैसे पहुंचूंगा, ये मैंने कोऑर्डिनेट एक्सिस बनाया। ठीक, पहले मैंने क्या किया, पहले मैं 2 यूनिट्स एक्स एक्सिस की तरफ चला, फिर मैं 3 यूनिट्स वाई एक्सिस की तरफ चला, तो मैं पॉइंट ए पर पहुंच गया। दिस इज ओ ए। ठीक है, दिस इज ओ ए, यूनिट वेक्टर ऑफ ए। तो आप देख रहे हो 2i प्लस 3j। ऊपर वाले क्वेश्चन में देखिए जो मैंने आपको बोला था i प्लस j प्लस के, इस समय आप सोच रहे होंगे कि भाई पोजीशन वेक्टर की बात कर रहे हैं। तो यहां तक मैं कैसे पहुंचा, मैं ऐसे पहुंचा। मैं एक्स एक्सिस पर 2 यूनिट चला, वाई पे 3 यूनिट चला, जेड पे 4 यूनिट चला। तो मैं जिस पॉइंट पर पहुंचा वही पॉइंट मेरा वेक्टर ए था। तो ये बच्चों सिग्निफिकेंस है यूनिट वेक्टर की। क्लियर है ना। चलो अब मल्टीप्लीकेशन ऑफ वेक्टर पढ़ने से पहले एक
टॉपिक पढ़ लेते हैं, दैट इज डायरेक्शन कोसाइंस। अभी जब हम 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री पढ़ेंगे तो वहां पर हम डायरेक्शन कोसाइंस दोबारा पढ़ेंगे, बट सिंस आपके वेक्टर में भी कुछ क्वेश्चंस हैं जहां पर डायरेक्शन कोसाइंस का इस्तेमाल होता है, तो वी हैव टू हैव द नॉलेज ऑफ बेसिक नॉलेज ऑफ डायरेक्शन कोसाइंस इन वेक्टर एनालिसिस एज वेल। तो सबसे पहले क्या करते हैं, एक्स वाई और जी एक्सिस बना लेते हैं। लेट अस फर्स्ट ड्रॉ एक्स वाई एंड जी एक्सिस। मान लेता हूं ये मेरी स्ट्रेट लाइन नहीं बन रहा है, फॉर एग्जाम्पल this is my x axis, this is my y axis, this is my z axis। तो ये x y और z का ओरिएंटेशन अलग अलग बुक्स में अलग अलग है। कुछ लोगों ने इसको x माना है, इसको y माना है, इसको z माना है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं, ओरिएंटेशन मैटर नहीं करता, कॉन्सेप्ट मैटर करता है। मान लेता हूं एक वेक्टर है पॉइंट p, देयर इज अ पॉइंट p, इसका यूनिट वेक्टर है r। अब दिस इज मेकिंग एन एंगल अल्फा विद द x एक्सिस, बीटा विद द y एक्सिस एंड गामा विद द z एक्सिस। ठीक, तो दीज अल्फा, बीटा एंड गामा, these are the angles which are made by p from x, y and z axis। ठीक है ना, तो यहां पर cos अल्फा, cos बीटा and cos गामा, these are called direction cosines, these are called डायरेक्शन कोसाइंस। देखिए वेक्टर एनालिसिस में बहुत बेसिक आइडिया होना चाहिए। तो इस cos अल्फा को मैं L से लिखता हूं, M से मैं लिखता हूं cos बीटा को, और N से मैं लिखता हूं बच्चों cos गामा को। आप क्लास 11 3D में ये बेसिक आइडिया लेकर आए हो, हम उतना ही डिस्कस करेंगे जितना हमें जरूरी है। तो जरा इसको एनालाइज करने की कोशिश करते हैं। मैं सिर्फ एक अल्फा को एनालाइज करता हूं। मान लेता हूं ये एक्स एक्सिस है, ये मेरी वाई एक्सिस है, ये मेरा था पॉइंट पी एंड दिस वाज आर, दिस वाज अल्फा। ठीक, तो यहां से मैंने एक परपेंडिकुलर ड्रॉप किया, दिस इज ओ पी, इसको मैंने बोल दिया ए। तो कॉस अल्फा कितना आएगा बच्चों, कॉस अल्फा विल बी ओ ए अपॉन ओ पी। तो ओ ए कितना आएगा, ओ ए विल बी ओ पी कॉस अल्फा। ठीक, ओ पी मेरा आर है, तो आर कॉस अल्फा। तो ओ ए ये एक्स एक्सिस पे है, तो इसको मैं एक्स मान लेता हूं। ठीक है ना, तो इसको मैंने मान लिया एक्स, फाइन। तो ऐसे ही मैं वाई निकाल सकता हूं, वाई मेरा कितना आएगा, आर कॉस बीटा, और जेड मेरा कितना आएगा, आर कॉस गामा। ठीक, दूसरी चीज, डायरेक्शन कोसाइंस में एक रिलेशन होता है, एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर इज इक्वल टू 1। 3 डायमेंशन में हम बहुत रेडिली ये रिलेशन इस्तेमाल करने वाले हैं। क्लियर है, चलो। तो दिस वाज ऑल अबाउट द डायरेक्शन कोसाइंस। अब हम देखते हैं मल्टीप्लीकेशन ऑफ 2 वेक्टर्स और साथ ही कुछ सेक्शन फॉर्मूलाज देखते हैं। उसके बाद वील डायरेक्टली मूव ऑन टू द न्यूमेरिकल्स फॉर योर बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू। चलिए बच्चों फटाफट से वेक्टर मल्टीप्लीकेशन देखते हैं। देखिए वेक्टर को मल्टीप्लाई हम 3 तरीके से कर सकते हैं, एक डॉट प्रोडक्ट, एक क्रॉस प्रोडक्ट, और एक और मेथड है स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट। बट वो मैं डिस्कस नहीं कर रहा हूं बिकॉज इन रिड्यूस सिलेबस स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट हैज बीन रिमूव्ड, तो आई एम नॉट डिस्कसिंग एसटीपी इन दिस पर्टिकुलर लेक्चर। उसके लिए हम एसटीपी अलग से पढ़ लेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले डॉट प्रोडक्ट। देखिए अगर मैं 2 वेक्टर्स को मल्टीप्लाई कर रहा हूं और मेरा आंसर एक स्केलर आ रहा है, तो 100% वहां पर डॉट प्रोडक्ट होगा। ठीक है ना, मैं 2 वेक्टर्स को मल्टीप्लाई कर रहा हूं और मेरा आंसर एक स्केलर क्वांटिटी आ रही, जैसे वर्क इज एफ डॉट डी। ठीक है ना, अगर मैं 2 वेक्टर्स को मल्टीप्लाई कर रहा हूं और मेरा आंसर एक वेक्टर क्वांटिटी आ रहा है, फाइन, तो वहां पर मैं क्रॉस प्रोडक्ट करूंगा, जैसे टॉर्क एफ क्रॉस डी। ठीक है ना, फाइन। चलो अब देखते हैं बेसिक फॉर्मूला। द डॉट प्रोडक्ट ऑफ 2 वेक्टर्स ए डॉट बी इज नथिंग बट ए बी कॉस थीटा मॉड ए मॉड बी इंटू कॉस थीटा। मॉड निकालना हम ऑलरेडी जानते हैं। अगर मैं किसी वेक्टर का सेल्फ प्रोडक्ट करूं, देखो ये प्रॉपर्टी बहुत सारे न्यूमेरिकल्स में हम यूज करने वाले हैं, बहुत सारे क्वेश्चंस में। ठीक है ना, सेल्फ डॉट प्रोडक्ट। तो अगर आपको किसी वेक्टर का मॉड का स्क्वायर कहीं दिख रहा है, तो इसका मतलब आप उसे इंडिविजुअल डॉट प्रोडक्ट्स में लिख सकते हो। मैं फिर से बोल रहा हूं, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी फॉर योर बोर्ड एग्जामिनेशंस। 1 या 2 नंबर के बहुत सारे क्वेश्चंस इसमें मिलते हैं। थर्ड प्रॉपर्टी इज आई डॉट आई इज जे डॉट जे इज इक्वल टू के डॉट के। मतलब मैं आई का प्रोडक्ट अगर आई से कर रहा हूं, आई क्या था, मेरा एक्स एक्सिस के अलोंग यूनिट वेक्टर था आई, तो अगर मैं आई का प्रोडक्ट आई से करूंगा तो थीटा मेरा कितना हो जाएगा 0 और कॉस थीटा मेरा हो जाएगा 1, तो आई विल गेट 1। अच्छा
एक करके दिखा देता हूं। आई डॉट आई का मतलब हुआ मॉड ऑफ आई इंटू कॉस 0। मॉड ऑफ आई मतलब आई का मॉडुलस, और आई तो मेरा यूनिट वेक्टर है तो इसका मॉड आएगा 1, ठीक है ना, तो इस वजह से ये 1 है। ऑन द कॉन्ट्ररी अगर मैं आई को जे से मल्टीप्लाई कर रहा हूं तो आई डॉट जे मतलब आई और जे के बीच का एंगल। आई और जे के बीच का एंगल कितना होता है बच्चों? अगर आई इधर है जे इधर है तो दोनों के बीच का एंगल हो गया पाई/2। cos 90 इज 0। तो जब मैं दो डिसिमिलर यूनिट वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट कर रहा हूं तो आंसर हमेशा 0 आना है, ठीक है ना। चलो अच्छा, अगर मैं a डॉट बी की जगह b डॉट a करूं तो भी मेरे आंसर में कोई फर्क नहीं आना है, चाहे मैं एंगल ऐसे नापू चाहे ऐसे नापू। cos ऑफ माइनस थीटा इज ऑलवेज पॉजिटिव। भाई आप ये कह सकते हो कि सर अगर मैं b डॉट a कर रहा हूं तो मेरे एंगल को मेजर करने का सेंस बदल जाएगा। ऑब्वियसली बदल जाएगा, बिल्कुल ठीक बात है, मगर cos ऑफ माइनस थीटा तो cos थीटा होता है, ये हम ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ चुके हैं। तो अगर मैं एंगल मेजर करने का सेंस भी बदलूं तो कोई फर्क नहीं पड़ना। दैट मीन्स b डॉट a इज mod b into mod a into cos theta and this will be equal to, यहां पर होना चाहिए a dot b, this will be equal to a dot b। ये प्रॉपर्टी हम ऑलरेडी जानते हैं, हम ट्रिग्नोमेट्री और बाइनरी ऑपरेशंस में भी देख चुके हैं। अब जरा देखिए a डॉट b, देखिए a डॉट b क्या होता है? a डॉट b होगा mod a mod b into cos थीटा। cos थीटा की वैल्यू -1 से 1 के बीच में ही लाई करेगी, तो अगर cos थीटा की वैल्यू -1 से 1 के बीच में ही लाई कर रही है तो 100% मेरी ये प्रॉपर्टी होल्ड करेगी, ठीक है ना। तो इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। चलो अब देखते हैं क्रॉस प्रोडक्ट। नाउ दिस इज इंपॉर्टेंट। क्रॉस प्रोडक्ट का जरा आप फॉर्मूला देखिए तो a क्रॉस b इज ए बी साइन थीटा इंटू एन कैप। यहां पर एक नया यूनिट वेक्टर इंट्रोड्यूस हो जाता है जिसको मैं एन कैप बोलता हूं, एंड एन कैप इज परपेंडिकुलर टू बोथ a एंड b। यहां पर एन कैप का डायरेक्शन बहुत बच्चों इंपॉर्टेंट हो जाता है, तो जरा देखते हैं कि हम एन कैप का डायरेक्शन कैसे निकाल सकते हैं। मान लीजिए मैंने एक वेक्टर निकाला a, मैंने एक और वेक्टर निकाला b, ये दोनों को इनिशियल वेक्टर है, तो इनका मुझे करना है a क्रॉस b। तो फॉर्मूले से यहां तक तो इट्स ओके, मॉड ए आप निकाल लोगे, मॉड बी निकाल लोगे, थीटा आपको ऑब्वियसली गिवन होगा। अब एक चीज देखो, मैंने पहले बोला कि क्रॉस प्रोडक्ट तब मुझे आंसर देता है जब मेरा आंसर एक वेक्टर क्वांटिटी आ रहा हो। तो अगर मेरा आंसर एक वेक्टर क्वांटिटी आ रहा है तो उसके पास मैग्नीट्यूड भी होना चाहिए और डायरेक्शन भी होना चाहिए। तो मैग्नीट्यूड वाला पार्ट तो मैं यहां से निकाल लूंगा, बट मैं डायरेक्शन के लिए ही एन कैप इस्तेमाल कर रहा हूं। तो डायरेक्शन कैसे निकालते हैं ये देखिए, इसमें हम राइट हैंड रूल यूज करते हैं। जरा वीडियो की तरफ देखिएगा, मेरी स्क्रीन की तरफ। मुझे अपनी 4 फिंगर्स ए की तरफ रखनी है और मूव करना है अपने पाम को बी की तरफ। मेरा थंब जिधर जाएगा वही मेरे ए क्रॉस बी का डायरेक्शन होगा। तो यहां पर अगर मैं वीडियो में देखिए, मैं अपनी 4 फिंगर्स को ऐसे रखूं और बी की तरफ मूव करूं, बी की तरफ मूव कर रहा हूं, तो मेरा थंब किधर है बच्चों? थंब मेरा बाहर की तरफ है, ए क्रॉस बी, थंब मेरा बाहर की तरफ है। तो ए क्रॉस बी का डायरेक्शन कितना आएगा? बाहर की तरफ। बाहर को मैं डॉट से लिखता हूं। इसी में अगर मुझे करना हो बी क्रॉस ए, तो बी क्रॉस ए देखिए, पहले मुझे अपनी फिंगर बी की तरफ रखनी पड़ेगी और ए की तरफ मूव करना पड़ेगा। तो अब की बार मेरा थंब आपके स्क्रीन की तरफ जा रहा है। अगर आपकी स्क्रीन की तरफ जा रहा है तो इसका मतलब मैं बाहर जा रहा हूं। तो आप देख रहे हो मैग्नीट्यूड तो दोनों केसेस में सेम है, लेकिन डायरेक्शन बदल जा रहा है। इसी वजह से ये अगली प्रॉपर्टी आ रही है, देखिए ए क्रॉस बी इज माइनस ऑफ बी क्रॉस ए, ठीक है ना। तीसरी प्रॉपर्टी देखिए, ए क्रॉस बी इज पैरेलल टू एन कैप। ऑब्वियसली ए क्रॉस बी इज पैरेलल टू एन कैप बिकॉज ए क्रॉस बी एन कैप के डायरेक्शन में ही है, एंड ए क्रॉस बी इज परपेंडिकुलर टू बोथ ए एंड बी। ऑब्वियसली बोथ ए एंड बी बिकॉज ए और बी जिस प्लेन पे हैं, ए क्रॉस बी उस प्लेन के परपेंडिकुलर है। समझिएगा, ए क्रॉस बी जिस प्लेन पे हैं, ए और बी जिस प्लेन पे हैं, ए क्रॉस बी उस प्लेन के परपेंडिकुलर है। तो अगर ये मेरा पाम वो प्लेन है जिस पर ए क्रॉस बी है, जिस पे ए और बी है, तो ए क्रॉस बी या तो बाहर होगा या तो अंदर होगा। तो 100% वो दोनों के परपेंडिकुलर ही होगा, ठीक है ना। अब एक चीज और है बच्चों, कैसे मैं निकालूं? मान लीजिए मुझे ए दिया है A1 आई कैप प्लस A2 जे कैप प्लस A3 के कैप, और बी मुझे दिया है B1 आई कैप प्लस B2 जे कैप प्लस B3 के कैप। तो बच्चों ए क्रॉस बी कैसे निकालते हैं? ए क्रॉस बी इज, इसको मैंने कर दिया I, इसको मैंने कर दिया J, इसको मैंने कर दिया K। यहां पर मैंने लिख दिया A1 A2 A3, यहां पर मैंने लिख दिया B1 B2 B3। तो इस मैट्रिक्स, इस डिटर्मिनेंट का सॉल्यूशन ही मुझे
ए क्रॉस बी देगा। ये ध्यान रखिएगा, ये इसको सॉल्व करना हम 10th में भी पढ़ चुके हैं और आपने मैथ्स में मेट्रिसेस में भी पढ़ा है, तो आई एम नॉट ड्वेलिंग इनटू दैट। नेक्स्ट इज द फिजिकल सिग्निफिकेंस ऑफ डॉट एंड क्रॉस प्रोडक्ट। तो जरा फिजिकल सिग्निफिकेंस समझते हैं इनकी क्या है। सबसे पहले मैं देखता हूं फिजिकल सिग्निफिकेंस ऑफ बोथ डॉट एंड क्रॉस प्रोडक्ट। तो सबसे पहले मैं डॉट प्रोडक्ट की फिजिकल सिग्निफिकेंस देखता हूं। फिजिकल सिग्निफिकेंस ऑफ डॉट प्रोडक्ट मुझे प्रोजेक्शन बताता है। अब देखिए प्रोजेक्शन का क्वेश्चन बहुत बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, प्रोजेक्शन ऑफ अ वेक्टर। अब देखिए मतलब क्या है, मान लीजिए मैं आपसे कहूं फाइंड प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर ए ऑन वेक्टर बी। तो इसको याद रखने का तरीका क्या है, जिस पर कर रहा हूं, अगर मैं ऑन बी कर रहा हूं तो इसका आंसर आएगा ए डॉट बी डिवाइडेड बाई मॉड बी। जिस पर प्रोजेक्शन है उसका मॉड नीचे आएगा, तो ए डॉट बी इज मॉड ए इंटू मॉड बी इंटू कॉस थीटा डिवाइडेड बाई मॉड बी कैंसिल हो जाएगा तो ए कॉस थीटा आ जाएगा। ऐसे ही अगर मैं आपसे बोलूं फाइंड द प्रोजेक्शन ऑफ बी ऑन ए, मुझे बी का प्रोजेक्शन ए पर चाहिए, तो बी डॉट ए, ये हो गया मेरा बी डॉट ए ऑन ए, मुझे ए पे चाहिए तो नीचे मॉड ए, तो ये आ जाएगा बच्चों बी कॉस थीटा। अब प्रोजेक्शन का मतलब समझिए, अगर मैं आपसे बोलूं ये वेक्टर ए है, ये वेक्टर बी है, ठीक है ना, तो प्रोजेक्शन ऑफ बी ऑन ए का मतलब क्या हुआ, मैं बी से यहां पर एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ कर लूं और ये जो मेजर करूंगा मैं, दिस इज द प्रोजेक्शन ऑफ बी ऑन ए। ऐसे ही मैं प्रोजेक्शन ऑफ ए ऑन बी भी निकाल सकता हूं। देखिए प्रोजेक्शन पे आपको श्योर शॉर्ट क्वेश्चन मिलना है, इसमें कोई सेकेंड थॉट है ही नहीं। प्रोजेक्शन पे आपको श्योर शॉर्ट क्वेश्चन मिलना ही मिलना है अपने बोर्ड एग्जाम्स में, चाहे ए ऑन बी चाहे बी ऑन ए, दोनों में से किसी ना किसी पर आपको जरूर क्वेश्चन मिलेगा, ठीक है ना। चलिए अब देखते हैं फिजिकल सिग्निफिकेंस ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट। क्रॉस प्रोडक्ट की फिजिकल सिग्निफिकेंस क्या है, तो क्रॉस प्रोडक्ट की बच्चों फिजिकल सिग्निफिकेंस ये है कि क्रॉस प्रोडक्ट मुझे एरिया ऑफ अ ट्रायंगल देता है या एरिया ऑफ अ पैरेललोग्राम भी देता है। क्रॉस प्रोडक्ट से मैं पैरेललोग्राम या ट्रायंगल का एरिया निकाल सकता हूं। दिस इज द सिग्निफिकेंस ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट, ठीक है ना। क्रॉस प्रोडक्ट की मदद से मैं एरिया की बात करता हूं, चाहे वो ट्रायंगल का हो चाहे पैरेललोग्राम का हो। जरा देखिए, मान लीजिए मैंने एक पैरेललोग्राम बनाया, दिस इज वेक्टर ए, दिस इज वेक्टर बी, ठीक है ना, ये मैंने पैरेललोग्राम पूरा कर दिया। तो ये चीज क्या हुई, दिस विल बी वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी, और ये कितना हुआ, दिस विल बी वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी। तो यहां से मुझे यह भी पता चल रहा है, अगर मुझे पैरेललोग्राम के डायगोनल्स पता हो तो भी मैं एरिया निकाल सकता हूं, ठीक है ना। अगर डायगोनल्स के टर्म में बोलूं तो एरिया ऑफ द पैरेललोग्राम विल बी 1/2 मॉड ऑफ ए प्लस बी क्रॉस ए माइनस बी। तो आपकी बुक्स में D1 और D2 भी दिया हुआ है, तो आप इसको D1 क्रॉस D2 भी लिख सकते हो। तो यहां से भी मैं एरिया निकाल सकता हूं। अदरवाइज नॉर्मली मुझे अगर दो वेक्टर्स आर रिप्रेजेंटेड बाय टू एडजेसेंट साइड्स, तो एरिया विल बी गिवन बाय ए क्रॉस बी, ठीक है ना। एक ट्रायंगल और पैरेललोग्राम में से एक में ए क्रॉस बी आता है, एक में बच्चों ए क्रॉस बी का हाफ आता है, ठीक है ना। तो दिस इज द फिजिकल सिग्निफिकेंस। मुझे जब कभी भी, ये हम ऑलरेडी जानते भी हैं, ये क्वेश्चंस हम कर भी चुके हैं क्लास 11th में, तो देयर इज नथिंग न्यू इन दिस, ठीक है ना। तो दिस वाज ऑल अबाउट द थ्योरेटिकल पार्ट। आई गेस मोस्ट ऑफ द पार्ट्स हैव बीन कवर्ड। अब हम आते हैं उन क्वेश्चंस पे, उस टाइप के क्वेश्चंस पे जो हमारे बोर्ड एग्जाम्स में आते हैं। अब आगे के पूरे लेक्चर में हम सिर्फ क्वेश्चंस करेंगे और क्वेश्चंस की हेल्प से विल ट्राई एंड फिगर आउट थिंग्स। हाँ, एक चीज और रह जाती है, सेक्शन फॉर्मूला। सेक्शन फॉर्मूला पर भी हालांकि आप क्लास 11th में भी पढ़ चुके हो, तो इट्स नॉट अ बिग डील। तो द सेक्शन फॉर्मूला सेज MA प्लस NB अपॉन M प्लस N, ठीक है ना। ये मैंने एक लाइन बना ली, दिस इज ओरिजिन, दिस इज द पोजिशन वेक्टर, दिस इज P, दिस इज Q, दिस इज द पोजिशन वेक्टर ऑफ point P, this is the position vector of point B. There is a point X which is dividing the line in the ratio of M is to N, and if OR is the position vector of this point,
दिस इज से आर, तो ये मेरा फॉर्मूला है। अगर ये पॉइंट इंटरनल है, अगर ये पॉइंट एक्सटर्नल है, तो यहां पर नेगेटिव साइन आ जाएगा, इसके अलावा कुछ भी डिफरेंस नहीं आएगा। चलिए अब फटाफट से कुछ क्वेश्चंस देखते हैं। चलिए बच्चों, अब हम लोग कुछ क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे जो इस साल के बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। लेट अस स्टार्ट। पहला क्वेश्चन कह रहा है फाइंड अ वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ अ वेक्टर दिस विद अ मैग्नीट्यूड दिस। देखिए मैंने अभी जब आपको थ्योरी पढ़ा रहा था तो आपको बताया था जब कभी भी डायरेक्शन की बात आ जाएगी तब मुझे 100% यूनिट वेक्टर ही निकालना है। तो क्वेश्चन कह रहा है फाइंड अ वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ द वेक्टर दिस विच हैज अ मैग्नीट्यूड दिस। तो सबसे पहले जो मुझे गिवन वेक्टर है दैट इज 2i माइनस 3j प्लस 6k। तो मुझे सबसे पहले बच्चों अगर इस वेक्टर के डायरेक्शन में कोई भी वेक्टर निकालना है तो मुझे इसका यूनिट वेक्टर निकालना है। यूनिट वेक्टर इज वेक्टर ए डिवाइडेड बाई मॉड ए। तो ये कितना आएगा 2i माइनस 3j प्लस 6k। मॉड ऑलरेडी हम जानते हैं, मॉड विल बी 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर। तो दिस इज 2i माइनस 3j प्लस 6k डिवाइडेड बाई 4 प्लस 9, 9 प्लस 4 इज 13, 13 प्लस 36, 30, 40, 40, 49, दिस विल गिव मी 7। तो दिस इज यूनिट वेक्टर। तो इस ए के डायरेक्शन में ये जो वेक्टर है, इसके डायरेक्शन में जो वेक्टर है वो ये है। अब क्वेश्चन कह रहा है कि इसके डायरेक्शन में जो वेक्टर है इसका मैग्नीट्यूड 21 है। तो मेरा रिक्वायर्ड वेक्टर बच्चों क्या होना चाहिए? रिक्वायर्ड वेक्टर होना चाहिए, मैंने यूनिट वेक्टर निकाल लिया है, इस यूनिट वेक्टर को अगर मैं 21 से मल्टीप्लाई कर दूं तो आई विल गेट माई रिक्वायर्ड आंसर। ध्यान से देखेंगे, लॉजिक समझने की कोशिश करेंगे। दिस विल बी माई रिक्वायर्ड आंसर। देखो ये मेरा यूनिट वेक्टर है इस वेक्टर के डायरेक्शन में और मैग्नीट्यूड मुझे 21 दिया था तो मैंने इसको 21 से मल्टीप्लाई कर दिया, सिंपल, फाइन। तो दिस इज हाउ वी कैन सॉल्व दीज टाइप ऑफ क्वेश्चंस। इंपॉर्टेंट है। दूसरा देखो, A, B and C are the vertices of a triangle ABC. Then what is the value of AB plus BC plus CA? तो सबसे पहले मैं साइक्लिक ऑर्डर में ट्रायंगल बना लेता हूं। मैं इस लेक्चर में 1 मार्क, 2 मार्क, 4 मार्क तीनों तरीके के क्वेश्चंस डिस्कस करूंगा। क्वेश्चन कह रहा है AB, BC, CA, ये इस ऑर्डर में दिए हैं, ठीक है ना। अब अगर मैं ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन देखूं तो आई कैन कंक्लूड दैट AB plus BC, this will be equal to AC. This is triangle law of addition. अभी हमने थ्योरी में डिस्कस किया था, ठीक। दिस इज द ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन। अब मैं क्या करूं, मुझे इस पर्टिकुलर कंपोनेंट का वैल्यू निकालना है तो मैं दोनों तरफ CA ऐड कर देता हूं। तो आई विल गेट AB प्लस BC प्लस CA, यही मेरा रिक्वायर्ड एक्सप्रेशन है। यहां से मुझे कितना मिलेगा, AC प्लस CA। अब देखिए डॉट प्रोडक्ट की कैरेक्टरिस्टिक थी AC शुड बी इक्वल टू माइनस C, ये बेसिक वेक्टर की कैरेक्टरिस्टिक है। तो दिस विल बी AC माइनस AC, दिस विल बी 0। तो यहां से आई कैन कंक्लूड इस पर्टिकुलर एक्सप्रेशन का वैल्यू होगा बच्चों 0। क्लियर है ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? द नेक्स्ट क्वेश्चन सेज फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ A द वेक्टर्स दिस एंड दिस आर कोलिनियर। अभी मैंने जब आपको कोलिनियरिटी की प्रॉपर्टी बताई थी तो पहले वही प्रॉपर्टी से शुरू करते हैं। मान लेता हूं ये पहला वेक्टर है 2i माइनस 3j प्लस 4k एंड माई सेकेंड वेक्टर दैट इज गिवन इज ai माइनस ai प्लस 6j माइनस 8k। अब मुझसे कह रहा है कि मुझे वो वैल्यू निकालनी है a की। दिस a इज एन अननोन क्वांटिटी, मुझे a का वो वैल्यू निकालनी है जिसके लिए ये दोनों वेक्टर कोलिनियर हो। तो कोलिनियरिटी की बेसिक कंडीशन है वेक्टर a शुड बी एन इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ b। b कैन आइदर बी पॉजिटिव और बी नेगेटिव। तो यही रूल अप्लाई करते हैं। a वेक्टर क्या है 2i माइनस 3j प्लस 4k, इसको मैं लेमडा टाइम्स मल्टीप्लाई करूंगा b से ai माइनस 6j, ये सब 1 मार्क के क्वेश्चन है 8k। अब स्केलर मल्टीप्लीकेशन हमने थ्योरी में डिस्कस किया था। दिस विल बी a लैम्डा i कैप माइनस 6 लैम्डा j कैप माइनस 8 लैम्डा k कैप, ठीक है ना। अब यहां से चेक कर लीजिए, यहां पर लेफ्ट हैंड साइड पे आपके पास वेक्टर है 2i माइनस 3j प्लस 4k। अब टू वेक्टर्स आर इक्वल इफ इंडिविजुअल कंपोनेंट्स आर इक्वल। हम ऑलरेडी ये रूल देख चुके हैं, अगर इंडिविजुअल कंपोनेंट्स इक्वल नहीं है तो मेरे वेक्टर्स इक्वल नहीं हो सकते, ठीक है ना। तो यहां से हम
इंडिविजुअल कंपोनेंट्स को इक्वल करके वी कैन गेट द आंसर। फाइन। तो जब हम कंपोनेंट्स को इक्वल करेंगे तब देखिए क्या आएगा। देखिए यहां पर +6j है, बाय मिस्टेक इट वाज माइनस, तो इसको प्लस कर लीजिए। अब कंपोनेंट्स को इक्वेट करते हैं तो आई विल गेट a लैम्डा इज इक्वल टू 2। यहां से मुझे लैम्डा का वैल्यू मिल जाएगा 2/a। जब मैं दूसरे कंपोनेंट को इक्वेट करूंगा तो आई विल गेट -3 इज इक्वल टू 6 लैम्डा। यहां से मुझे लैम्डा मिल जाएगा -1/2। और जब मैं के वाले कंपोनेंट को इक्वेट करूंगा तो आई विल गेट 4 इज इक्वल टू -8 लैम्डा। तो यहां से भी आई विल गेट लैम्डा इज इक्वल टू -1/2। तो दोनों जगह से मुझे लैम्डा -1/2 मिल रहा है। लैम्डा की जगह -1/2 रखूंगा तो -1/2 इज इक्वल टू 2/a। तो यहां से आई विल गेट a इज इक्वल टू -4। तो इन केस a की वैल्यू -4 है तब आई विल गेट दीज वैल्यूज। फाइन, इज इट ओके? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। लेट्स चेक आउट द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है write a unit vector in the direction of the vector pq where p and q are points this and this। अब यहां पर जरा देखिए, ये वही पोजीशन वेक्टर वाला कॉन्सेप्ट है। आपको पॉइंट p दे रखा है 1 3 0, ठीक है ना। तो पॉइंट p को अगर मुझे लिखना है, मुझे पॉइंट p के कोऑर्डिनेट्स दिए हुए हैं और मुझे क्या लिखना है, मुझे लिखना है OP, वेक्टर OP। OP की वैल्यू कितनी आ जाएगी, i कैप प्लस 3j कैप प्लस 0k कैप। तो OP इज i कैप प्लस 3j कैप। ऐसे ही OQ की वैल्यू कितनी आ जाएगी, OQ की वैल्यू आ जाएगी बच्चों 4i कैप प्लस 5j कैप प्लस 6k कैप, ठीक है ना। तो दिस इज OQ। मुझे क्या निकालना है, मुझे निकालना है अ यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ PQ। तो उसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, पहले मैं PQ वेक्टर निकालूं। तो PQ वेक्टर क्या होता है बच्चों, पोजीशन वेक्टर ऑफ Q माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ P। इसका मतलब मुझे निकालना है OQ माइनस OP। तो OQ का वैल्यू कितना है, OQ इज i प्लस 3j। फाइन। एंड OP इज i प्लस OQ is I plus 3j, right? OQ is I plus 3j and OP मैंने कहा निकाला है, this is OP and this is OQ। तो यहां पर थोड़ा सा मिस्टेक है, इसको ठीक करेंगे। OQ लिखना है मेरे को पहले, तो पहले मैं लिखूंगा OQ का वैल्यू है, OQ is 4i प्लस 5j प्लस 6k माइनस OP है i प्लस 3j। फाइन। तो दिस इज 4i माइनस i इज 3i, 5j माइनस 3j इज 2j प्लस 6k। तो ये बच्चों मुझे मिल गया वेक्टर PQ। बट ये मेरा आंसर नहीं है, क्वेश्चन कह रहा है यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ द वेक्टर PQ। तो मुझे क्या निकालना है, यूनिट वेक्टर ऑफ PQ। दिस विल बी वेक्टर PQ डिवाइडेड बाय मॉड ऑफ PQ। तो मॉड ऑफ PQ के लिए 3i प्लस 2j प्लस 6k डिवाइडेड बाय 3 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर। तो दिस इज 6 6 36, 36 प्लस 4 इज 40, 40 प्लस 9 इज 49। तो दिस विल बी 1/7 एंड दिस वेक्टर। क्लियर है? तो आई होप ये लॉजिक भी क्लियर है। देखिए क्वेश्चन सभी बहुत इजी हैं अगर आप कॉन्सेप्चुअली ध्यान देंगे। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन सेज फाइंड द पोजीशन वेक्टर ऑफ अ पॉइंट R व्हिच डिवाइड्स अ लाइन जॉइनिंग 2 पॉइंट्स P एंड Q। दो पॉइंट हैं बच्चों P और Q, ठीक है ना। इनको ज्वाइन करती हुई एक लाइन है और दोनों पॉइंट्स पॉइंट P और Q के पोजीशन वेक्टर दिए हैं। इसका पोजीशन वेक्टर है 2a प्लस b और Q का पोजीशन वेक्टर है a माइनस 3b, ठीक है ना। वी हैव टू फाइंड द पोजीशन वेक्टर ऑफ एक कोई पॉइंट है R, एक कोई पॉइंट है R, दिस इज माई ओरिजिन। मुझे OR निकालना है, पोजीशन वेक्टर OR निकालना है। किस तरीके से, सच दैट द लाइन द पॉइंट डिवाइड्स द लाइन इन द रेशियो 1:2 एक्सटर्नली। ध्यान देंगे एक्सटर्नली डिवाइड कर रहा है तो पॉइंट बाहर होगा, पॉइंट R बाहर होगा। क्वेश्चन पढ़ते समय हमें ध्यान देना है, पॉइंट पॉइंट R बाहर होगा। तो रूल क्या कहता है, MA माइनस NB डिवाइडेड बाई M माइनस N, ठीक है ना। तो M कितना है 1, तो 1 इंटू PQ, Q का पोजीशन वेक्टर है a माइनस 3b माइनस n इज 2, B का पोजीशन वेक्टर है 2a प्लस b डिवाइडेड बाई
m minus n. तो this will be a minus 3b minus 4a minus 2b divided by minus 1. तो this will be minus 3a and minus 3 and this minus 3b is minus 5b divided by minus 1. तो this will be 3a plus 5b. तो ये उस पॉइंट का पोजीशन वेक्टर है जो इसको डिवाइड कर रहा है. ठीक है ना. आई होप इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है. दूसरा कह रहा है ऑल्सो शो दैट P इज द मिड पॉइंट ऑफ द लाइन सेगमेंट आर क्यू. अगर ये बच्चों R है, ये Q है, दिस इज Q, दिस इज R. ठीक. अगर P मिड पॉइंट है तो मिड पॉइंट का फॉर्मूला क्या होता है? x1 प्लस x2 बाई 2 एंड y1 प्लस y2 बाई 2. तो a प्लस 3a इज 4a बाई 2, दैट इज 2a. 5b माइनस 3b इज 2b, 2b बाई 2 इज b. तो मुझे यही वैल्यू मिल रही है. इसका मतलब इंडीड p इज द मिड पॉइंट ऑफ आर क्यू. तो सेकेंड क्वेश्चन से मेरे पहला पार्ट भी वेरीफाई हो गया कि मैंने बिल्कुल करेक्ट किया था. चलिए फटाफट नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. नाउ दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर दिस ईयर्स बोर्ड एग्जामिनेशन. क्वेश्चन कह रहा है A, B and C, there are 3 vectors. We have to find a vector D which is perpendicular to both A and B. Very good question. तो सबसे पहले वेक्टर A लिखता हूं. वेक्टर A is I plus 4J plus 2K. फाइन. वेक्टर B लिखता हूं. वेक्टर B is 3I minus 2J plus 7K. एक और वेक्टर C लिखता हूं. C is 2I minus J प्लस 4k. क्वेश्चन कह रहा है वी हैव टू फाइंड अ वेक्टर D विच इज परपेंडिकुलर टू बोथ A एंड B. तो अभी हमने क्रॉस प्रोडक्ट की डेफिनेशन पढ़ी थी. क्रॉस प्रोडक्ट कहता है अगर मेरे दो वेक्टर हैं A और B, अगर मैं इनका क्रॉस प्रोडक्ट कर दूं तो मुझे जो वेक्टर मिलेगा वो दोनों के परपेंडिकुलर है. बात को समझिएगा. क्रॉस प्रोडक्ट करने पर मुझे जो वेक्टर मिलेगा वो दोनों के परपेंडिकुलर होगा. तो मुझे करना क्या है बच्चों? मुझे A क्रॉस B निकालना है. ध्यान से समझिएगा. अच्छा, अगर D A क्रॉस B दोनों के परपेंडिकुलर है तो A क्रॉस B का जो आंसर आएगा, जो भी आंसर आएगा, बहुत ध्यान से लॉजिक को समझिएगा, A क्रॉस B का जो भी आंसर आएगा वो या तो पैरेलल होगा या तो कोलीनियर होगा. किससे? D से. भाई A क्रॉस B, मान लीजिए A और B इस प्लेन पे हैं, ये मेरा DR, ये मेरा A क्रॉस B है. ऑब्वियसली इन दोनों के परपेंडिकुलर होगा. अच्छा, D A क्रॉस B के परपेंडिकुलर है तो A क्रॉस B का जो आंसर है D उसके साथ कुछ ऐसे ही रिलेशन में होगा. तो मैं क्या लिख सकता हूं? क्या मैं लिख सकता हूं? D इज इक्वल टू लेमडा ऑफ A क्रॉस B. यही मेरी प्रॉपर्टी भी थी स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट की. ध्यान से देखिएगा, दिस क्वेश्चन इज वेरी इंपॉर्टेंट. तो मुझे कुछ नहीं करना है, मुझे A क्रॉस B पहले निकालना है, उसके बाद उसको D के साथ लेमडा के रिलेशन में रखना है. तो A क्रॉस B कैसे निकालूंगा? A क्रॉस B डिटर्मिनेंट लगाया I J K. A क्रॉस B निकालना है तो 1 3 4 माइनस 2 2 7. ठीक है ना. तो कितना आएगा बच्चों? I कैप दिस विल बी 28, 7 4 28 प्लस 4 माइनस J 7. चेक करिए कहीं क्वेश्चन में कहीं पर भी कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए. लॉजिक बिल्कुल क्लियर होना चाहिए. J का वैल्यू कितना होगा? J को मैंने माइनस किया तो 7 माइनस 6. K की बात करता हूं. K कैप कितना आएगा? -2 माइनस 12. फाइन. तो दिस विल बी 32 I कैप माइनस J कैप माइनस 14 K कैप. तो ये मेरा आ गया A क्रॉस B. ठीक है ना. दिस इज द वैल्यू ऑफ A क्रॉस B. इसको लेमडा से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो मुझे D मिल जाएगा. तो D का वैल्यू कितना आना चाहिए? 32 लेमडा इंटू आई कैप माइनस लेमडा इंटू J कैप माइनस 14 लेमडा इंटू K कैप. अब साथ में मुझे एक चीज और दी है कि वेक्टर C और वेक्टर D को जब मैं मल्टीप्लाई करता हूं तो आई गेट 15. तो C डॉट D इज इक्वल टू 15. डॉट प्रोडक्ट में मैं देख रहा हूं I डॉट I 1 आ जाएगा, मतलब 32 लेमडा विल बी 2. तो लेमडा विल बी 1/16. इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए.
लैम्डा विल बी 1/16। ठीक है ना, अगर मुझे लैम्डा मिल गया तो अब मैं d का वैल्यू भी लिख सकता हूं, इसको लैम्डा से मल्टीप्लाई करके आई कैन इजीली राइट द वैल्यू ऑफ d। चलिए बच्चों फटाफट से अब नेक्स्ट सेट ऑफ क्वेश्चंस देखते हैं। देखिए लास्ट क्वेश्चन जो हमने किया था दैट वाज ऑफ 4 मार्क्स। अब बाकी जो हम 2 क्वेश्चन और करेंगे ये भी थोड़े से लेंदी क्वेश्चंस हैं, इनका वेटेज 4 मार्क्स के हिसाब से ही है एंड दीज आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर दिस ईयर्स बोर्ड एग्जामिनेशन। चलिए क्वेश्चन देखते हैं। द क्वेश्चन सेज द टू एडजेसेंट साइड्स ऑफ अ पैरेललोग्राम आर दिस एंड दिस। फॉर एग्जांपल लेट अस रिप्रेजेंट दीज साइड्स थ्रू वेक्टर्स 2i minus 4j minus 5k and the second side is represented by another vector which is 2i plus 2j plus 3k, right? मतलब ये मैंने बना दिया एक साइड और ये बच्चों मैंने मान लिया दूसरा साइड है। अब द क्वेश्चन सेज फाइंड द टू यूनिट वेक्टर्स पैरेलल टू इट्स डायगोनल्स। मतलब मुझे 2 वेक्टर्स निकालने हैं जो इसके डायगोनल के पैरेलल हों। ध्यान से समझेंगे, 2 वेक्टर्स निकालने हैं, 2 यूनिट वेक्टर्स निकालने हैं जो इसके डायगोनल के पैरेलल हों। तो सबसे पहले मेरे लिए इंपॉर्टेंट है कि मैं डायगोनल निकालूं, ठीक है ना। तो अगर ये मेरा वेक्टर ए है, ये मेरा वेक्टर बी है और ये हो गया बच्चों मेरा डायगोनल, तो यहां पर हम लॉजिक क्या लगाएंगे? यहां पर हम लॉजिक लगाएंगे बच्चों ऑफ द लॉ ऑफ पैरेललोग्राम। तो अगर मैं लॉ ऑफ पैरेललोग्राम लगाऊं तो व्हाट इज माय डायगोनल? अगर ये वेक्टर बी है तो ये वेक्टर भी बी हुआ, तो मेरा डायगोनल इज नथिंग बट a प्लस बी। दिस हैपेंस टू बी द वैल्यू ऑफ माय डायगोनल, बट द क्वेश्चन सेज फाइंड द 2 यूनिट वेक्टर पैरेलल टू इट्स डायगोनल्स। मतलब 2 डायगोनल होंगे। तो पहला डायगोनल तो इट्स वेरी इजी, d1 कितना हो गया बच्चों? देखिए अगर आप फिजिकल इंटरप्रिटेशन समझ रहे हो तो इट बिकम्स वेरी इजी फॉर यू। तो दिस विल बी 4i माइनस 2j माइनस 2k। तो दिस इज माई फर्स्ट डायगोनल। अब बच्चों बात करते हैं दूसरे डायगोनल की। दूसरा डायगोनल इसका कैसा होगा? ऐसा होगा, ठीक है ना। तो अगर मैं इस डायगोनल की बात करूं, बहुत ध्यान से देखिए, अगर मैं अभी एरो ना बनाऊं और सिर्फ डायगोनल की बात करूं, ये मेरा डायगोनल है, ये, ठीक है ना। इसको मान लेता हूं O, दिस इज P, दिस इज Q। तो आप रूल देखिए, OP प्लस PQ is nothing but OQ, where PQ is my diagonal, PQ is my second diagonal। तो दूसरा diagonal D2 is what? OQ minus OP, ठीक है ना। तो आपको यहां से दूसरा डायगोनल समझ में आ रहा है। देखिए लॉजिक समझिए, मैंने यहां पर लॉ ऑफ ट्रायंगल लगाया है एडिशन का। दिस प्लस दिस शुड बी इक्वल टू दिस प्लस दिस शुड बी इक्वल टू दिस, ठीक है ना। तो यहां से मैंने D2 निकाल लिया। D2 विल बी OQ, OQ मीन्स B माइनस A, ठीक है ना। तो मैं यहां पे B माइनस A निकाल सकता हूं। तो ये दोनों 2 हैं, तो दिस विल बी 0, दिस विल बी 6j एंड दिस विल बी 8k। अब अगर मेरे पास D1 है और D2 है तो इट्स वेरी सिंपल, मुझे क्या निकालना है? मुझे निकालना है द यूनिट वेक्टर्स पैरेलल टू इट्स डायगोनल्स। तो यूनिट वेक्टर पैरेलल टू इट्स डायगोनल, डायगोनल के पैरेलल अगर मुझे कोई यूनिट वेक्टर निकालना है तो डायगोनल के पैरेलल वेक्टर कैसा आएगा भाई? D1 के अगर मुझे पैरेलल यूनिट वेक्टर निकालना है तो सबसे पहले मैं D1 का यूनिट वेक्टर निकाल लूं। D1 का यूनिट वेक्टर कितना आएगा? 4i माइनस 2j माइनस 2k डिवाइडेड बाई दिस विल बी 16 प्लस 4 प्लस 4। तो यहां से आई गेट द यूनिट वेक्टर अलोंग D1। अलोंग D1 मतलब पैरेलल लैम्डा। ऑब्वियसली अगर मैं मान लेता हूं ये मेरा D1 है और मैंने इसके अलोंग यूनिट वेक्टर निकाला है तो वो ऑब्वियसली D1 के पैरेलल ही हुआ। ऐसे ही मैं D2 का भी यूनिट वेक्टर निकाल सकता हूं एंड आई विल गेट माय आंसर। सेकेंड पार्ट में क्या कह रहा है? यूजिंग दिस डायगोनल वेक्टर्स फाइंड द एरिया ऑफ द पैरेललोग्राम। तो इन टर्म्स ऑफ डायगोनल्स वी नो दैट द एरिया ऑफ द पैरेललोग्राम इज D1 D2 का क्रॉस प्रोडक्ट। तो यहां से सिंपली वी कैन फाइंड द वैल्यू। फाइन, चलो एक और क्वेश्चन देखते हैं। अगेन दिस क्वेश्चन इज ऑफ 4 मार्क्स। अच्छा क्वेश्चन है। द क्वेश्चन सेज द स्केलर प्रोडक्ट ऑफ द वेक्टर
दिस विद अ यूनिट वेक्टर अलोंग द सम ऑफ द वेक्टर्स। मतलब मेरे पास दो वेक्टर हैं, मान लेता हूं एक वेक्टर ए है, ध्यान से देखेंगे, इट्स अ वेरी गुड क्वेश्चन, 2i प्लस 4j माइनस 5k। दूसरा वेक्टर है बच्चों लेमडा आई प्लस 2j प्लस 3k। क्वेश्चन कह रहा है वी हैव टू फाइंड द स्केलर प्रोडक्ट ऑफ दिस वेक्टर। ये मेरा कोई वेक्टर है x मान लेते हैं, दिस इज i प्लस j प्लस k। मुझे x का स्केलर प्रोडक्ट निकालना है विद अ यूनिट वेक्टर, ध्यान देंगे विद अ यूनिट वेक्टर। अच्छा, पहली चीज तो मुझे यूनिट वेक्टर निकालना है किसके, इन दोनों वेक्टर्स के सम के अक्रॉस। तो सबसे पहले मैं इसको मान लेता हूं y इज द सम ऑफ दीज टू वेक्टर्स। तो y विल बी 2 प्लस लेमडा इंटू आई कैप प्लस 6j कैप माइनस 2k कैप। तो यूनिट वेक्टर कितना होगा बच्चों, यूनिट वेक्टर विल बी 2 प्लस लेमडा आई कैप प्लस 6j कैप माइनस 2k कैप डिवाइडेड बाय रूट में आई विल गेट 2 प्लस लेमडा होल स्क्वायर प्लस 36 प्लस 4। ठीक है ना। अब क्वेश्चन कह रहा है द स्केलर प्रोडक्ट ऑफ दिस विद द यूनिट वेक्टर इक्वल टू द एडिशन ऑफ दीज टू वेक्टर्स। तो इन दोनों वेक्टर्स के एडिशन के बराबर जो यूनिट वेक्टर था वो ये है। मुझे बोल रहा है कि लैम्डा निकालना है जब इसका और इसका स्केलर प्रोडक्ट 1 हो, इसका और इसका स्केलर प्रोडक्ट 1 हो। तो बच्चों स्केलर प्रोडक्ट का मतलब समझना जरूरी है। स्केलर प्रोडक्ट का मतलब हुआ डॉट प्रोडक्ट, स्केलर प्रोडक्ट का मतलब हुआ डॉट प्रोडक्ट। तो मुझे कुछ नहीं करना है, इन दोनों वेक्टर्स के डॉट प्रोडक्ट को यूनिटी पुट करके लैम्डा का वैल्यू निकाल देना है। तो डॉट प्रोडक्ट को 1 करने का मतलब i डॉट i1 j डॉट j1 k डॉट k1, केवल i j k के कोफिशिएंट्स को मल्टीप्लाई कर देना है। तो क्या मिलेगा बच्चों मुझे 2 प्लस लैम्डा प्लस 6 माइनस 2 और नीचे क्या आएगा, नीचे आएगा ये पूरा मैग्नीट्यूड 2 प्लस लैम्डा का होल स्क्वायर प्लस 40। दिस विल बी इक्वल टू 1। यहां से आई कैन फाइंड द वैल्यू ऑफ लैम्डा थ्रू सिंपल मैथमेटिकल कैलकुलेशंस। क्लियर है ना। तो चलिए आई गेस दिस इज इनफ फॉर दिस ईयर्स बोर्ड एग्जामिनेशंस। हमने सभी तरीके के क्वेश्चंस डिस्कस कर लिए हैं, ऑलमोस्ट ऑल टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस। कुछ 1 नंबर के डिस्कस किए, कुछ 2 नंबर वाले और कुछ लॉन्ग क्वेश्चंस। फाइन। So I am ending this lecture here. As I always say, if you have found the content of the lecture worthy enough, do like it, share it, subscribe the channel बच्चों। अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, your likes, your subscription will definitely motivate us to come up with more such lectures. Stay healthy, stay safe, and most importantly, now start studying well. Thank you.